Good morning. This is the second class for the MA final, and this is the eighth paper, as you know. Uh, Today we are going to discuss about the Gram Sabha and Ward Sabha. As a local member, we are participating in a local voting system of India, and I hope as you all are above the 18 years, so I hope you are using your voting power after every 5 year. भारत के रेफरेंस में जब हम बात करते हैं तो भारत वो लोकतांत्रिक कंट्री है जहाँ ग्रामीण क्षेत्र या ग्रामीण जो जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा है। नगरीकरण की ओर जाने से पहले जब हम पुरातन इतिहास की बात करते हैं या पुरातन हिस्ट्री को जब हम पढ़ते हैं तो अक्सर ये पाते हैं कि छोटे छोटे समूह में व्यक्ति ने अपना विकास करना शुरू किया था, और जैसे जैसे वो संस्कृति और सभ्यता दोनों में विकसित होता चला गया तो वो नगरीकरण की तरफ आ गया। पर नगरीकरण में आने के बावजूद भी आज भी हिंदुस्तान लगभग गांव में निवास करता है। दैट इज़ अनदर मैटर दैन वेर वी आर लिविंग, दैट इज़ अनदर मैटर दैट वेर वी आर गोइंग फॉर द स्कूल कॉलेजेस एंड जॉब्स। बट द फर्स्ट मैटर इज़ दैट दैन नाउ डेज till today after 17 years of the independence, the 70% population is living in the village systems, and they all are the member who are living in a village. They are also part of India, and the people who are living in a urban citizen system they are also the part of India. So सबसे छोटी इकाई की जब हम बात करते हैं, when we talk about a small unit of a family, so when we go to the member of the family, when we talk about a head of the family, then we go to the men who is earning for the family. सेम सिस्टम हमें स्थानीय प्रशासन में भारत के क्षेत्र में देखने को मिलता है। किसी भी पंचायत क्षेत्र के समस्त वयस्क नागरिक जो होते हैं वो सम्मिलित रूप से ग्राम सभा के मेंबर्स माने जाते हैं। वयस्क होने का मतलब दैट इज़ नॉट ओनली अ एडल्सन्स, दैट मीन्स दैट अ मैन और अ वुमन और अ सिटीज़न हैविंग अ पावर टू वोट। 18 साल का एक व्यक्ति जिसे मताधिकार का पावर दिया गया है या मताधिकार की शक्ति जिसे मिल गई है या वैधानिक शक्ति जिसे प्राप्त हो गई है, वो अक्सर वयस्क माना जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपना नॉमिनेशन नहीं कराते हैं या अवेयरनेस हमारे अंदर नहीं होती, या कुछ लोग ऐसे हैं जो डिप्राइव सेक्शन में आते हैं जिनको नहीं पता देन व्हाट इज़ अ वोटिंग पावर, तो उन लोगों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। क्योंकि 18 साल का होने के बावजूद भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और उस वोटिंग पावर का आईडी गवर्नमेंट की तरफ से इशू कराएं, और तब जाकर के आप उस वोटिंग पावर का यूज़ करते हैं। तो एक व्यक्ति जो अपने मत का प्रयोग कर रहा है वो सही मायने में वोटिंग पावर का यूज़ कर रहा है। हम ये मान सकते हैं कि किसी भी ग्राम में जो वयस्क मताधिकार प्राप्त नागरिक होते हैं उन सब को मिला करके ग्राम सभा बनती है या उसे ग्राम सभा कहा जाता है। एक ऐसी संस्था है जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की अवधारणा से सबसे ज़्यादा मेल खाती है। अब बात आती है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की, तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र और अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र का डिफरेंस मैं यहाँ बता देती हूँ। जब हम खुद किसी भी व्यक्ति को या किसी भी सरकार को या किसी भी तंत्र को चुनते हैं, व्हेन वी आर गोइंग फॉर कास्टिंग अ वोट, दैट इज़ अ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। पर यदि हम किसी को चुन करके उसे रिप्रेजेंटेटिव रूप में भेजते हैं किसी और अन्य चुनाव के लिए, दैट इज़ कॉल्ड द इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। जब हम प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की बात करते हैं तो सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने आता है स्विट्ज़रलैंड का। क्योंकि स्विट्ज़रलैंड बहुत छोटा सा कंट्री है तो वहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं बाय हैंडिंग। दे आर यूजिंग द डबल सिस्टम, कुछ वोट्स के माध्यम से और कुछ हैंड्स के माध्यम से। इवन तो ताज्जुब की बात है कि आज भी उस छोटे से कंट्री में हाथ उठाकर के मताधिकार को गिना जाता है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र हमारे हिंदुस्तान में हम हर 5 साल बाद देखते हैं कि इलेक्शंस होते हैं, और हर 5 साल बाद में हम अपने मत का प्रयोग करते हैं और सरकार को चुनते हैं। ग्राम सभा जो है वो सबसे छोटी इकाई है किसी भी गांव की, और वो जो छोटी सी इकाई है उसका जो इलेक्शन है वो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का सबसे बड़ा एग्जाम्पल माना जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में पहला मत का प्रयोग करना व्यक्ति वहीं सीखता है। बलवंत राज मेहता समिति ने पंचायती राज का जो भी 3 स्तरीय ढांचा हमें दिया उसमें ग्राम सभा का कोई प्रावधान नहीं था।
लेकिन भारतीय संघ में कुछ जिन भी राज्यों में पंचायती राज को अपनाया गया उनमें से अधिकांश भागों में ग्राम सभा नाम की संस्था का प्रावधान है। राजस्थान, बिहार और उड़ीसा ने ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी वयस्क निवासी ग्राम सभा के सदस्य मान करके स्वीकार किए हैं। इनके अतिरिक्त अन्य राज्यों में पंचायत क्षेत्र के वे मतदाता जिनके नाम राज्य विधानसभा की मतदाता सूची में होते हैं वे ग्राम सभा के सदस्य माने जाते हैं। सो द कंक्लूजन इज दैट कि अ मैन और अ वुमन और अ सिटीजन हु इज casting her vote or his vote for the choosing the Gram Sabha, so that is a member of Gram Sabha। बलवंत राय मेहता समिति से पहले यदि हम भारत के अतीत की तरफ जाते हैं तो अतीत में हम जाकर के देखते हैं कि महात्मा गांधी ने सबसे पहले सच्चे लोकतंत्र की कामना की और उन्होंने कहा कि सिर्फ मात्र 20 व्यक्तियों के बैठ जाने से किसी भी डेमोक्रेसी को नहीं चलाया जा सकता। यदि डेमोक्रेसी को सच में आपको वास्तविक रूप में धरातल पर उतारना है तो उसको नीचे स्तर से आपको चलाना पड़ेगा। गांधी जी ने ग्राम स्वराज की जो अवधारणा प्रतिपादित की उसमें उन्होंने गांव के विकेंद्रीकरण के साथ साथ राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण भी उचित बताया, या ये कहा कि राजनीतिक सत्ता का भी विकेंद्रीकरण होना ज़रूरी है। जब तक प्रत्येक व्यक्ति किसी भी शासन का हिस्सा नहीं बनता है, उसमें योगदान नहीं देता है, तब तक वो जो शासन है वो डेमोक्रेटिक नहीं माना जा सकता। लोकनायक जयप्रकाश नारायण भी ये मानते थे कि भारतीय प्रजातंत्र का आधार मजबूत नहीं है। उनका ये मानना था कि मात्र वयस्क मताधिकार देने से प्रजातांत्रिक व्यवस्था स्थापित नहीं हो जाती। उनका ये मानना था कि भारतीय प्रजातांत्रिक व्यवस्था की संरचना उसके स्वरूप को ऊपर से देखने की बजाय हम नीचे की ओर से देखें तो ज़्यादा सशक्त आधार प्रदान किया जा सकता है। ही ऑल्सो वॉज कमिटेड विद द थिंक दैट संसद की अपेक्षा ग्रामीण स्तर की जो संस्थाएं हैं उनको अधिक शक्ति दी जानी चाहिए ताकि लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हो सकें। अधिक शक्तियां देने के पीछे जहाँ तक लॉजिक की बात हम करते हैं तो नीचे के स्तर पर यदि आप शक्ति देते हैं तो नीचे से विकास का प्रारंभ होता है, और यदि नीचे का ढांचा मजबूत होता है तो ऊपर की जो इमारत आप देखते हैं जिसमें पार्लियामेंट सिस्टम आता है, जिसमें प्रेसिडेंट आते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री का पद आता है, वो ज़्यादा मजबूत होगा। क्योंकि नीचे जो पावर दी जाती है उससे गांव का विकास होता है, और गांव यदि डेवलप्ड होता है तो सिटी की जो भागदौड़ है, सिटी की तरफ जो जाने का रुझान है वो कम होता है, और एक सिटी और गांव का जो डिफरेंस है वो ख़त्म हो जाता है। पर बेसिकली ऐसा कितना संभवतः होता है ये आप सब जानते हैं। आई डोंट वांट टू गो ऑन दैट साइड। बलवंत राय समिति ने पंचायती राज के ढांचे में ग्राम सभा का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं दिया था, फिर भी पंचायती राज अपनाने वाले राज्यों ने ग्राम सभा की रचना को स्वीकार किया और इसे पंचायती राज के आधार के रूप में विकसित किया गया। ऐसा माना गया है कि ग्राम स्तर पर पंचायत ग्राम सभा से ही अपने अधिकार ग्रहण करे और ग्राम सभा के प्रति निरंतर उत्तरदायी भी रहे, क्योंकि ग्राम सभा में गांव के सभी वयस्क मताधिकारी या वयस्क मताधिकार का उपयोग करने वाले व्यक्ति शामिल होते हैं। पंचायती राज का ढांचा अपनाने के पश्चात उसे एक अंग के रूप में या ग्राम सभा को नियमित और सुनियोजित ढंग से आयोजित करने की परंपरा को पुनर्जीवित करने, और इन सब में जब योगदान की हम बात करते हैं तो गांव का जो उत्साहवर्धन है वो देखने को मिलता है। अब यह अनुभव किया जा चुका है कि पंचायती राज में ग्राम सभा का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। राजस्थान के पूर्व पंचायत अधिनियम 1953 में यह कहा गया था कि प्रत्येक पंचायत निर्धारित तरीके, निर्धारित समय और निर्धारित अंतर के साथ पंचायत क्षेत्र के समस्त वयस्क नागरिकों की एक सभा को बुलाएगी। राजस्थान पंचायत एवं न्याय पंचायत 1961 के अधीन सरपंच अथवा उप सरपंच पर वर्ष में कम से कम 2 बार मई और अक्टूबर में ग्राम के वयस्क नागरिकों की सामान्य सभा बुलाने का दायित्व डाला गया था। किंतु इस अधिनियम में या इन नियमों में ग्राम सभा शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया। ग्राम सभा से कुछ अपेक्षाएं की जा सकती हैं या की गई है, जिसमें सबसे पहली अपेक्षा ये मानी गई कि ग्राम सभा लोकतांत्रिक व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ बनाएगी। ये एक ऐसे मंच के रूप में कार्य करेगी जहां लोग आपस में मिल सके और रोज की समस्याओं पर विचार विमर्श कर सके। ग्राम स्तर पर न केवल नागरिकों का प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हो सकेगा, अपितु ग्राम पंचायत को जनता का मार्गदर्शन भी मिलेगा, और इससे लोगों के द्वारा निर्वाचित पंचायत और निर्वाचकों के मध्य संचार का माध्यम भी स्थापित होगा। इस छोटी सी इकाई का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि एक आम आदमी अपनी आम समस्याओं का डिस्कशन एक मंच पे जाके कर सकता है।
और जब बात की जाती है या बात रखा को समझा जाता है तो शायद हर समस्या का हल सामने निकल करके भी आता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र के सभी वयस्क नागरिकों की सभा आमंत्रित करेगी, जिसके आयोजन का तरीका सरकार द्वारा सुझाया जाएगा। इस प्रकार बुलाई गई सभा में पंचायत द्वारा किए गए कार्यों और प्रगति का वितरण भी प्रस्तुत किया जाएगा तथा उस वितरण पर नागरिकों द्वारा सभा में दिए गए सुझावों को ग्राम पंचायत की आगामी बैठक में विचारार्थ भी रखा जाएगा। The meaning is that कि when we discussing about any problem today, so in the next assembly we can decide the solution for the problems and we can discuss about the problems। छोटी छोटी बातों का डिस्कशन यदि छोटे स्तर पर किया जाता है और उनका सॉल्यूशन यदि छोटे स्तर पर निकाला जा सकता है तो हम उच्च स्तर पर जाने की बात नहीं करते हैं, क्योंकि जब छोटी समस्या का समाधान छोटी जगह पर हो सकता है तो बड़ी जगह पर जाने की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। देश में पंचायती राज की संरचना और कार्यप्रणाली को गतिशील बनाने की दृष्टि से भारत सरकार द्वारा 1903 में 73 अमेंडमेंट ग्राम सभा के रेफरेंस में किया गया और इस 73वें संविधान संशोधन के बाद ही ग्राम सभा को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये प्रावधान किया गया था कि ग्राम स्तर पर ग्राम सभा ऐसी शक्तियों का प्रयोग व ऐसे कार्यों का निर्वाह कर सकेगी जो राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित बनाकर प्रस्तावित किए जाएं। इस प्रकार संविधान में किए गए संशोधन के माध्यम से न केवल भारतवर्ष में बलवंत राय मेहता समिति द्वारा प्रस्तावित और प्रचलित त्रिस्तरीय पंचायती राज की संरचना को मान्यता दी गई, अपितु ग्राम सभा को धरातल पर लोकतांत्रिक इकाई व लोक शक्ति के प्रतीक के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई। समस्त राज्य सरकारों ने संविधान संशोधन के अनुसरण में अपने अपने प्रांतीय अधिनियमों में ग्राम सभा का प्रावधान किया और राजस्थान में भी इस चीज़ को लागू किया गया। ग्राम स्तर पर ग्राम सभा ऐसी शक्तियों का प्रयोग व कार्य करती है जो कि राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित करके प्रस्तावित किए जाते हैं। इस त्रिस्तरीय संरचना में ये वो प्रथम इकाई है जो लोकतांत्रिक इकाई का प्रथम चरण माना जाता है और इस प्रथम चरण में व्यक्ति जो है वो वोट देना भी सीखता है और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई का हिस्सा बनता है और इसका हिस्सा बनने के बाद में जो प्रशासन है वो बड़े बड़े एसी होल्स से निकल करके उस गांव की छोटी सी चौपाटी पर या चौपाल पर आकर प्रस्तुत होता है, जो छोटी छोटी समस्याओं का सॉल्यूशन निकालने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाते हैं। आज के लिए बस इतना एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।